निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI ने बेहतरीन सेवा के सड़कों की रैंकिंग मानदंड को निम्नलिखित किन वर्गों में वर्गीकृत किया? राजमार्ग की दक्षता, राजमार्ग पर सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं को मिलने वाली सेवाएं। अब आपको बताना है कि A, B, C या D सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट्स। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो बेहतरीन सेवा के सड़कों की रैंकिंग मानदंडों को, राजमार्ग की दक्षता को, उसमें कितने परसेंट का वेटेज दिया है मैं आपको बता देता हूँ, 45%। राजमार्ग पर सुरक्षा को 35% और उपयोगकर्ताओं को मिलने वाली सेवाओं को 20% का वेटेज दिया है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, 6 जुलाई की खबर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बेहतरीन सेवा के लिए सड़कों की रैंकिंग करने की तैयारी में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आकलन के मानदंड विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और तौर तरीकों और अध्ययनों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य भारतीय संदर्भ में राजमार्ग की दक्षता के मानकों को तय करना है कि वो कितने एफिशिएंट है। और उनको 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। राजमार्ग की दक्षता 45%, राजमार्ग पर सुरक्षा 35% और उपयोगकर्ताओं को मिलने वाली सेवाएं 20%। ओके, तो यहीं से मैंने ये प्रश्न पूछा था। चलते अब आगे। अगला प्रश्न है, दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को जयपुर रेन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है और इसको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट करेंगे। दूसरा, यह भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो 7 विभिन्न जंगली बिल्लियों का घर है। तीसरा, हाल ही में असम सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का निर्णय लिया है। अब आपको बताना है कि दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इस बार ये। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही हुआ, दूसरा स्टेटमेंट भी और तीसरा स्टेटमेंट भी। अब ये देखते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें बोला है कि भारत का एकमात्र ऐसी सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ जहां 7 जंगली बिल्लियों का घर है। तो वो जो 7 जो वाइल्ड कैट्स है उनके नाम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, गोल्डन कैट, जंगली कैट और मार्बल्ड कैट। ओके, चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, असम गवर्नमेंट टू अपग्रेड दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क। तो इसके चलते दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद रखेंगे। ओके, चले अब आगे। ये देखिए पूरी खबर क्या है। तो असम गवर्नमेंट ऑन मंडे डिसाइडेड टू अपग्रेड दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू अ नेशनल पार्क। देखो, ये घोषणा ऐसे समय में की गई। द अनाउंसमेंट कम्स जस्ट मंथ आफ्टर द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंडीशनल क्लियरेंस टू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट बाय कोल इंडिया लिमिटेड इन द दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। मतलब ये ऐसे समय में की गई कि अभी हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने कंडीशनल, मतलब कुछ शर्तों के साथ कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट को वहाँ पे परमिशन दी थी। उसके बाद ये स्टेप उठाया गया है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा इसके बारे में कि ये 111 वर्ग किलोमीटर
जो इसका क्षेत्रफल है दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इज लोकेटेड विद इन द लार्जर दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। तो ये जो एलिफेंट रिजर्व है दिहिंग पटकाई, उसके अंदर ही इसकी लोकेशन है, विच स्प्रेड्स अक्रॉस द कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम डिब्रूगढ़। मतलब जो इसका विस्तार है, जो डिब्रूगढ़ में तिनसुकिया और शिवसागर है, उनमें भी जो कोल और ऑयल रिच जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ में इसका विस्तार है वहाँ तक, एंड इज बिलीव्ड टू बी द लास्ट रिमेनिंग कंटिगुअस पैच ऑफ लोलैंड रेन फॉरेस्ट एरिया इन असम। तो इसको जो असम में जो लोलैंड क्षेत्र में रेन फॉरेस्ट एरिया समझा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे ये देखिए, अगला प्रश्न है, नेकर सम्मान योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। देखते प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए 6 जुलाई की खबर है ये भी, नेकर सम्मान योजना ओवर 20,000 वेवर्स इन कर्नाटक टू गेट एनुअल फाइनेंशियल हेल्प ऑफ ₹2000 थ्रू डीबीटी। तो जो कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना किन के लिए? वेवर्स के लिए, जिससे 20,000 वेवर्स को इससे फ़ायदा मिलेगा और वार्षिक रूप से उनको 2,000 रुपये क्या मिलेंगे? डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है उसके ज़रिए इसका लाभ मिलेगा। चलते अब आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक परिवार को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। देखते हैं क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है 6 जुलाई की, ये भी, हिमाचल फर्स्ट स्टेट वेयर ऑल हाउस होल्ड्स हैव एलपीजी गैस कनेक्शन। तो वहाँ के जो सीएम है उन्होंने बोला है, जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, भारत का ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जहाँ पे प्रत्येक परिवार के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। ऑलरेडी इसके लिए देखो नेशनल लेवल पे हमारी एक स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी भूमिका रही, उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश की खुद की एक योजना थी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, तो जिसके चलते हिमाचल प्रदेश इस टारगेट को अचीव कर पाया। चलते अब आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा। बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के न्यूज़पेपर की खबर है, उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस बलराम योजना टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल लोन टू लैंडलेस फार्मर। मतलब जो भूमिहीन कृषक है उन्हें जो कृषि लोन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। चले अब आगे, ये देखिए अगला प्रश्न, आज कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे स्टूडेंट्स। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 कार्यक्रम की शुरुआत की? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए ऑल इंडिया रेडियो की खबर है, मोर देन 25 करोड़ सैपलिंग प्लांटेड इन यूपी अंडर मिशन वृक्षारोपण 2020। ओके, तो याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों एवं श्रमिकों के बीच अंतराल को भरने के लिए महाजॉब
पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे पोर्टल लिखेंगे महाजॉब पोर्टल। ऑप्शन है गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल, लिख देता हूँ यहाँ पे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MIDC, वो इसकी नोडल एजेंसी होगी महाजॉब्स पोर्टल के लिए। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, CM लॉन्चेस महाजॉब्स पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड लोकल यूथ्स, मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है और स्थानीय युवा है, उनके लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, किस लिए? औद्योगिक जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और जो वर्कर्स है उनके बीच के गैप को भरने के लिए। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से वर्ष 1951 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अब आपको बताना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए PIB की खबर है, 6 जुलाई की, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओके, चले अब आगे। अगला प्रश्न है, अफीम अर्थात ओपियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व में 3/4 मतलब 75% से अधिक अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। दूसरा, अबुल फजल द्वारा संकलित आईने अखबरी में अफीम का उल्लेख एक प्रमुख फसल के रूप में किया गया। तीसरा, अफीम की फसल केवल काली मिट्टी में होती है। अब आपको बताना है कि ओपियम के बारे में इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे प्रमुख फसल मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, स्टेपल क्रॉप। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें लिखा है कि 75% से अधिक अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। बिल्कुल, आज जो जिस न्यूज़ पे बेस्ड मैंने ये MCQ बनाया उसी में ये हमारे पास फैक्ट है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। दूसरा, अबुल फजल द्वारा संकलित आईने अकबरी में अफीम का जो उल्लेख है स्टेपल क्रॉप के रूप में किया गया है, बिल्कुल किया गया। तीसरा, अफीम की फसल केवल काली मिट्टी में होती है, ये स्टेटमेंट केवल गलत है, क्योंकि जो अफीम की जो खेती है वो काली मिट्टी, उसके साथ साथ दोमट मिट्टी, चाहे वो बलुई दोमट हो, सैंडी बलुई दोमट, या वो क्ले दोमट हो, उनमें भी इसकी कृषि होती है। अब आपको यहाँ पे एक मैं होमवर्क देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको बताना है भारत में अफीम का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में और क्षेत्रों में होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसके लिए कौन सी जलवायु या वेदर कंडीशंस इसके अनुकूल होती है। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, ओपियम सीजर्स इंडिया इन टॉप 5, मतलब जो ओपियम की बरामदगी हुई है उसमें इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ 2-3 पैराग्राफ पढ़ूंगा। यहाँ पे इस न्यूज़ में लिखा है, हो सकता है कुछ बच्चों को
नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और हिंदी में भी बताऊँगा, बस सुनते रहना आप, 1 मिनट की बात है। द फोर्थ हाइएस्ट सीजर ऑफ ओपियम इन 2018 वाज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। 2018 में जितना भी अफीम को सीजर किया गया था, उसमें जो इंडिया की जो रैंक थी उसके सीजर में वो 4 थी, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा यहाँ उसकी क्वांटिटी वाइज हो रही है, आफ्टर ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। मतलब कहने का मतलब यह है कि 2018 में अगर उन 3 कंट्रियों, टॉप 4 कंट्रीज़ की बात करें जहां से सबसे ज़्यादा मात्रा में अफीम को बरामद किया गया, उसमें सबसे टॉप पे है ईरान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान और फिर इंडिया। और ये डेटा का आधार क्या है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो इस रिपोर्ट पे ऑलरेडी हम क्वेश्चन पूछ चुके थे, तो इस रिपोर्ट्स में कुछ नए फैक्ट निकल के आए हैं। उसके बाद इसमें बताया है कि जो मैक्सिमम ऑफ 644 टन्स ऑफ ओपियम वाज सीज इन ईरान, जो ईरान से मिला है वो 644 टन ओपियम को सीज किया गया। उसके बाद 27 टन अफगानिस्तान से, 29 टन पाकिस्तान से और जो इंडिया से 1.3 टन को सीज किया गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है कि जो 2/3 जो ओपियम है उसका जो उत्पादन है अफगानिस्तान में होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। ओपियम इज इलिसिटली प्रोड्यूस्ड इन अबाउट 50 कंट्रीज। 50 देशों में ये गैरकानूनी तरीके से उगाया जा रहा है। हाउएवर क्लोज टू 97% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इज इन द पास्ट 5 years केम फ्रॉम ओनली 3 कंट्री। मतलब पिछले 5 सालों में अगर यहाँ पे देखा जाए कि 97% का जो लगभग ओपियम है वो 3 कंट्री से आया है, जिसमें से लगभग 84% कहाँ से आया है? इसमें लिखा है अफगानिस्तान। तो जिसके चलते इसमें तो बोला गया लगभग 84%, और मैंने 3/4 पूछा था उसमें, मतलब लगभग 75%। ओके ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट किसने जारी की थी? ऑलरेडी इस रिपोर्ट पे हम पुरानी एमसीक्यू की सीरीज में क्वेश्चन पूछ चुके थे। चलते हैं अब आगे। ये देखिए आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने इंटेलिजेंस सैटेलाइट OFEK-16 को निम्न पृथ्वी कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया? ईरान, इजराइल, रूस, चीन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या है। चलते हैं अब आगे। ये देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित किस देश की सीमा काला सागर से नहीं लगती, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हंगरी। देखते हैं इसको मैप पे, कहाँ है इसकी लोकेशन? ब्लैक सी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ब्लैक सी है। आप थोड़ा ऊपर जाओगे, यहाँ पे सी ऑफ ओजोव है, यहाँ पे देखोगे सी ऑफ मार्मरा है, और यहाँ पे एजियन सी है। पहले तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ऑलरेडी जो लॉकडाउन मॉड्यूल में वर्ल्ड मैपिंग क्लासेस है उसमें मैंने ये पूरा सी बहुत अच्छे से कवर किया है। तब आपको एक होमवर्क है कि सी ऑफ ओजोव और ब्लैक सी के बीच में यहाँ पे एक जल डमरू मध्य है। एक तो इसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। उसके बाद ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा, इनके बीच में एक जल डमरू मध्य है, वो आप मुझे बताओगे क्या नाम है। और उसके बाद सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी, यहाँ पे एक जल डमरू मध्य है, उसका आप मुझे नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ओके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ जब भी आप मैपिंग करो स्टूडेंट्स, हालांकि मैपिंग क्लास में मैंने बताया, जैसे अभी आप टर्की को देख रहे हो तो आप ये देखो टर्की का बॉर्डर देखो, इधर कहाँ से लगता है? ब्लैक सी से भी, और इधर मेडिटेरेनियन सी पे भी। तो मैपिंग की जो चीज़ें हैं उसकी खास बात ये है कि जितना ज़्यादा उसको एक्सपेंड करके और जितना उसको सोच समझ के आप पढ़ सकते हो पढ़ो। एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अब जो हमारा प्रश्न था वो था कि ब्लैक सी से किन किन कंट्रीज़ की बॉर्डर लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यूक्रेन का बॉर्डर लगता है, रोमानिया का बॉर्डर लगता है, बुल्गारिया का बॉर्डर लगता है, टर्की का बॉर्डर लगता है, जॉर्जिया का बॉर्डर लगता है और रशिया का बॉर्डर लगता है। हमने ऑप्शन में हंगरी भी लिखा था, तो देखो हंगरी तो इसमें है ही नहीं, तो हंगरी का बॉर्डर इससे नहीं लगता। ओके स्टूडेंट्स,
निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।